साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी आप सभी का सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टॉपर्स की लगातार जो श्रृंखला हम जारी कर रहे हैं उसमें हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख पा रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि हम लोग टॉपर्स को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार बुला रहे हैं और बुलाने के पीछे एक ही मकसद है ताकि उनके जीवन से आपको लगातार प्रेरणाएं मिलती रहे। और दोस्तों, इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि जिन्होंने टॉपर किया है वो उनको ये चीजें विरासत में नहीं मिली है, अभी तो अपन कह सकते हैं कि उन्होंने लगातार मेहनत की और अच्छी वाली मेहनत की है। आज हमारे बीच में आपके और हमारे मेहमान हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनका परिचय दूं इनसे पहले इनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां। समुद्र में पानी भले ही अपार हो, समुद्र में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो यह है कि दोस्तों वह भी नदियों का उद्धार होता है, वह भी नदियों का उद्धार होता है। तो जिंदगी में चाहे इन्होंने सफलता प्राप्त की है, इस सफलता का श्रेय इन्हीं को मिलना चाहिए, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने किन किन लोगों से सहयोग प्राप्त किया ये भी जरूरी है। तो मैं सबसे पहले सुमन जी आपका सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बेरोजगार भाई बहनों को बताइए ताकि आपके जीवन से इनको एक नई दशा और दिशा मिल सके। नमस्ते सर। बताइए आप। परिवार में मेरे पापा मम्मी और भाई बहन, हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ उसके अंदर, और एक भाई है। पापा मेरे रिटायर हैं ओए से और मम्मी गृहिणी है और भैया एडवोकेट है, और 2 बहनें भी पढ़ी हुई और मैं भाई बहनों से ही प्रेरित होकर आगे पढ़ाई की हुई। भाई बहनों ने भी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, भैया एडवोकेट है और बहनें भी मेरी MA BEd है दोनों। आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही है ये बताइए। और मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि यह है कि मैंने सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही की है, 10th भी सरकारी में की है और 12th तक, और BA और MA मैंने प्राइवेट की है। और मैं बताऊं कि मैंने 10th क्लास में 3rd डिवीजन से पास हूँ। अब आप देख लीजिए, 3rd डिवीजन पास होने वाला कैंडिडेट व्याख्याता बन सकता है और वो भी जनरल से। हाँ, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। और मैं जब मैं 10th क्लास में थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, 3rd डिवीजन आने के बाद भी, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं टीचर तो बन के ही रहूँगी। और फिर आगे की पढ़ाई भी मैंने प्राइवेट ही की, लेकिन मेरे मन में हमेशा टीचर बनने का सपना था जो मेरा आज पूरा हो गया, 1st ग्रेड टीचर के रूप में। और इससे पहले मैं 2nd ग्रेड टीचर भी हूँ। मतलब मैडम आपने मतलब अभी रिसेंटली कितनी नौकरियां छोड़ दी है, और अब आपकी ये जो 1st ग्रेड व्याख्याता ये कौन सी नंबर की नौकरी है? और आप ये बता सकते हैं कि जनरल में होते हुए भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और 10वीं में 3rd डिवीजन पास होने के बावजूद यदि राजस्थान में राजपत्रित अधिकारी बन रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इसके लिए सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप कॉलेज व्याख्याता भी बने। इसकी कामना मैं शुरुआत में भी कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं और अंत तक करता रहूंगा। जी हाँ। अच्छा सुमन जी, आप चूंकि हमारे बेरोजगार भाई बहन हमें देख पा रहे हैं, तो आप हमें ये बताइएगा कि जब आपकी नौकरी लगी तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी किन को हुई? सबसे ज्यादा खुशी मेरे भाई बहन, मम्मी पापा सबको हुई। मैंने तुरंत रिजल्ट आते ही मेरे भैया को फोन किया और भैया ने फिर सारे घर वालों को तुरंत फोन कर दिया, और सारे घर वालों को फिर तुरंत फोन आने लग गए मेरे पास। तो मतलब कॉलेज ये स्कूल व्याख्याता बनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा? पहले बेरोजगार लाइफ थी, हालांकि इससे पहले आप 2nd ग्रेड में भी जयपुर में ही पदस्थापित है। तो प्रश्न ये उठता है कि साहब आपको मतलब बेरोजगारी का जो दौर था वो दौर और वर्तमान का दौर में कितना अंतर आप महसूस कर पा रहे हैं? सर, मैं बेरोजगार थी तो मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैं हमेशा सोचती चाहे कितनी ही परिस्थिति आ जाए मेरे सामने, लेकिन मुझे कुछ बनना है। हमेशा मेरा एक ही सपना रहता था कि अपन को कुछ घर वालों का नाम रोशन करना है, कि वे बेटी है तो कुछ क्या हुआ, बेटियां भी तो नाम रोशन कर सकती है घर वालों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बिल्कुल एकदम बेबाक अपनी राय रख रही है सुमन जी। ऐसा नहीं कि बेटे और बेटियों में अंतर हो, इन्होंने अपने खुद के बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया, और छोटा मोटा मुकाम नहीं है। 2nd ग्रेड में आपकी 202 रैंक, राइट?
202 रैंक थी सेकंड ग्रेड में और ग्रेड फर्स्ट में भी आपके टॉप रैंक है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप लगातार मेहनत करें तो आप कोई सी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपके पढ़ने में निरंतरता हो और आपका मेहनत लगातार हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विराम नहीं हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में हिंदी में कितने नंबर आए और जीके में आपके कितने नंबर आए, बताइए। सर मेरे हिंदी में 240 नंबर हैं और जीके में 256 नंबर है। जीके में हाँ, वो 56 नंबर है। 56 नंबर। हाँ, तो टोटल कितने हो गए? 296 नंबर है मेरे। वेरी गुड। मतलब देखिएगा, इनके हिंदी में तो 240 यानी 120 क्वेश्चन सही है, गुड। और जीके में 56 का मतलब 28 क्वेश्चन सही है। तो देखो, आप लगातार मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो लोगों से पूछ पा रहा हूं, जीके कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है ना, तो आप सब्जेक्ट की वजह से व्याख्याता बन सकते हैं, एनवीएस में लग सकते हैं, केवीएस में लग सकते हैं, नेट जीआरएफ कर सकते हैं, ग्रेड सेकंड। जहां जहां टीचर का स्कोप है वहां वहां सब्जेक्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ऐसा सुमन जी मान रहे हैं और इनका मानना भी सही है। अच्छा सुमन जी, आप हमें ये बताइएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है और फर्स्ट पेपर को कितना वक्त देते थे और सेकंड ग्रेड को आपने कितना वक्त दिया? सर मैंने पढ़ाई की वजह से मैंने कभी वो नहीं, हिम्मत नहीं हारी। मैं पूरी कोशिश में रहती थी कि मैं जितना हो सके उतना पढ़ाई करूं। और जब मतलब मैं पहले ही टाइम टेबल बना रखी थी कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हिंदी को देती थी और 4 घंटे मैं जीके के फिक्स कर रखी थी, 4 घंटे देना ही देना है। और हर सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ती थी जी। मतलब लगभग कितने घंटे पढ़ाई मैं की? अपनी पढ़ाई का कम से कम मान ही लो 12 घंटे तो मान ही लो आप। और इससे ज़्यादा पढ़ाई की तो मैं कह नहीं सकती। मेरी हमेशा कोशिश रहती थी मैं अधिक से अधिक पढूं। और मेरा कोई आ जाता था तो मुझे बहुत जी दुखता था कि ये क्यों आ गई, मैं पढ़ाई खराब हो गई मेरी। बिल्कुल, देख लो, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम कि जब हम पढ़ते हैं ना तब ऐसा ही लगता है कि यार ये क्यों आ गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। और जब हमारा मन नहीं लगता ना, तब आपको पता क्या होता है, तब ये होता है कि आज किसके घर पे बंक मारना, आज कहाँ चले, आज कहाँ चले। ये हकीकत है। सच में जो मेहनती लड़के होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनका यही नजरिया है। और मैं मानता हूँ कि मैडम हमारा भी यही था कि जब हम तैयारी करते थे ना तो ऐसा लगता था कि यार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोगों को। इसलिए हम लोगों को लगातार मेहनत करना चाहिए दोस्तों। और आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो मान मनोबल है, ये तो बाद में भी निभा सकते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि अवसर कभी लौट कर नहीं आता। यानी कहने का मतलब, अगर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ये वापस नहीं आती, ये निकल जाता। तो इसलिए हमें वक्त का और अवसर का, स्पेशल अवसर का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। सुमन जी सभी प्रश्नों का बेबाकी से हमारा जवाब दे रही है। अच्छा सुमन जी, आप हमें यह भी बताइएगा कि आप चूंकि हमारे कोचिंग संस्थान की नियमित छात्रा रही है, तो आपको कोचिंग यानी सर्वोत्तम एकेडमी ज्वाइन करने की प्रेरणा कहां से मिली? सर्वोत्तम एकेडमी की प्रेरणा मुझे मेरी फ्रेंड से मिली। मैंने पहले भी एक जगह कोचिंग कर रखी थी, लेकिन मैं उस कोचिंग का नाम तो नहीं बताऊंगी आगे। लेकिन उस कोचिंग में मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि उस कोचिंग में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो उसने मेरे को कहा कि तू कहाँ फंस गई, जयपुर के अंदर सर्वोत्तम कोचिंग से अच्छी हिंदी के लिए कोई कोचिंग नहीं हो सकती। तो फिर मैं तुरंत इस कोचिंग में आई और पहले ही दिन मैंने पढ़ाई का माहौल देखा तो मैं बहुत खुश हो गई इस कोचिंग में आने के बाद में। और मेरी सफलता का श्रेय मैं अधिक से अधिक शंकर जी सर और कोचिंग को देना चाहती हूँ। नहीं मैडम, ये तो देखो हमारा बड़प्पन है, सौभाग्य है कि आप लोग हमारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं, वरना इतने लोग पढ़ते हैं, सभी का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको ही पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ, ज़्यादातर का सिलेक्शन ही हुआ है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेहनत आपकी है और आपने मेहनत की और अच्छी वाली मेहनत की है, तब जाकर आपको सफलता मिली है। मैं परमात्मा से, परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लगातार इसी प्रकार बुलंदियों को, शिखर को छूते रहे। अच्छा, आपने सर्वोत्तम एकेडमी ज्वाइन की तो आपको मतलब वहाँ की सबसे विशेष बात क्या लगी? वहाँ की सबसे विशेष बात वहाँ का अनुशासन और निरंतरता। मतलब सर को बिल्कुल जो अनुशासनहीन बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो बिल्कुल क्लास से बाहर कर देते। जो उनको क्लास का माहौल बिगाड़ा था वो पहले ही बोल देते थे कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मेरे को यहाँ बच्चे ऐसे होने चाहिए जो पढ़ने के लिए आए। तो मतलब निरंतरता एक इम्पोर्टेंट है और अनुशासन इम्पोर्टेंट है। सभी विद्यार्थी इस बात का बखान कर रहे हैं और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों जिंदगी में जरूरी है।
अच्छा, आपने फर्स्ट पेपर के लिए तो कौन कौन सी किताबें पढ़ी और सेकंड पेपर के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी, एक एक क्रमिक रूप से आप जरूर बताइएगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैंने एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की बुकें पढ़ी। और सेकंड पेपर हिंदी साइकोलॉजी के लिए आपने साइकोलॉजी के लिए भी मैंने 11 12 की बुकें पढ़ी और पीडी पाठक के नाम से एक बुक है साइकोलॉजी की, उसका अध्ययन किया मैंने। और हिंदी के लिए और हिंदी के लिए तो सर के नोट्स पढ़ लेगा ना वही बहुत है। इसके अलावा भी जो सर की बुकें हैं ना, काव्य शास्त्र की, हिंदी साहित्य की, इतिहास और ग्रामर की, ये भी बहुत अच्छी है। इनसे अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती। बिल्कुल मैडम, पीडी पाठक की किताब मैंने भी जब मैं तैयारी करता था तब मैंने भी पढ़ी थी एक बार, बहुत शानदार साइकोलॉजी की बुक, इसमें कोई लेकिन भी मगर परंतु नहीं होना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न सुमन जी आप ये बताइएगा कि जैसा कि हमारे बेरोजगार भाई बहन देख पा रहे हैं हमें सामने स्क्रीन पर, तो आप ये मुझे बताइएगा किस बात को लेकर कि आप इनको क्या बताना चाहेंगे कि ताकि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर ले, और मतलब आप हमें इनको ये बताइएगा कि कितने घंटे पढ़े तो इनकी नौकरी लग सकती है। मैं अपने भाई बहनों को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई कमजोर नहीं है। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, करत करत अभ्यास ने जड़मति होए सुजान। मतलब अभ्यास करने वाले से मंद बुद्धि वाला भी बहुत विद्वान बन सकता है। इसलिए कभी अपने आप को निराश मत करो, निरंतर पढ़ाई करो तो क्या नहीं कर सकता इंसान, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पत्थर में भी पानी निकाल सकता है इंसान अगर सोच ले तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मजेदार बात कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। और आपको पता है एक रसरी बहुत कोमल होती है, रस्सा, लेकिन वो जाता है अंदर कुएं के, बाहर निकलता है तो वो चट्टान पर भी निशान बना सकता है। अभ्यास जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है, ऐसा सुमन जी मानते हैं और हम सबको ऐसा ही मानना चाहिए। मैडम, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल आप जो भी सुन पा रहे हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताना, ताकि लोग बाग, मान लीजिए कोई आपसे ज्यादा अपेक्षा लगा के बैठा रहे और उसके नाम ही नहीं लो तो दिक्कत हो जाए। मैं अपनी सफलता का श्रेय परमपिता परमेश्वर और मेरे माता पिता और मेरे घर में मेरी भाभी जी हैं उनको और शंकर जी सर को देना चाहती हूँ। माता पिता को इसलिए देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के मामले में पूरी स्वतंत्रता दी, कभी कोई रोक टोक नहीं की। मैं जैसे कहती मुझे ऐसे करना है, ये बुक चाहिए, वहाँ पढ़ना है, कभी मना नहीं की मम्मी पापा ने मेरे को। और मेरी भाभी के भी एक बेटी है, लेकिन मैं तो ननद थी भाभी की, लेकिन भाभी ने मुझे बेटी की तरह ही माना। वो हमेशा यही बोलती थी, दीदी आप पढ़ाई करो। उनकी पूरी इच्छा थी कि मेरी नौकरी लगे। और हाँ, और सर का इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर ने मुझे मार्ग बताया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे इंसान आगे बढ़ सकता है। सर की कोचिंग में आने के बाद ही मुझे प्रेरणा मिली। धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, परिवार में ऐसा माहौल हो तो फिर क्या दिक्कत है, होना भी चाहिए मैडम, ये तो बहुत ही सभ्य समाज की निशानी है। अब चूंकि स्क्रीन पे जैसे कि दोस्त देख पा रहे हैं, तो आप ये बताइए 31,000 की राजस्थान में रीट की एग्जाम जो होने वाली है, तो आप 31,000 में अपना स्थान ये लोग कैसे सुनिश्चित करें? इसके लिए कोई विशेष रणनीति की निरंतरता होनी चाहिए, अडिगता होनी चाहिए, या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए? क्या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ, अगर इंसान मेहनत करे तो सब कुछ कर सकता है। और अपन कई बार सोचते हैं कि फलाने आदमी ने 15 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की, तो घंटों से मत तोलो कि आप 15 घंटे तो सोच लिए, फिर फोन देखने लगे 1 घंटे में, फिर किसी कोई आ गया रिश्तेदार, फिर उससे बातें करने लग गए और शाम को बोलो कि मैंने तो 15 घंटे पढ़ाई कर ली। तो ऐसे निरंतरता होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर, सबको भूल कर पढ़ाई की तरफ भी सारा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, निरंतरता होनी ही चाहिए। धन्यवाद मैडम। अब आप ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब मोबाइल फोन है नहीं, सफलता में वरदान होता है या अभिशाप होता है, संक्षिप्त में अपनी बात बताइएगा। सर मैं तो अपनी तरफ से बताती हूँ, मैंने जब पढ़ाई की थी तो मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, मैं तो बुक से और सर के नोट से ही पढ़ी थी। लेकिन आजकल युग थोड़ा ऑनलाइन का हो गया, तो ऑनलाइन पे भी अच्छी अच्छी मतलब कोचिंगों के आते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि इस टाइम तो इस सर्वोत्तम कोचिंग की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सबसे बेस्ट है। तो मतलब मोबाइल रखना चाहिए? हाँ, अगर ऑनलाइन अच्छी कुछ मिल रहा है सीखने को तो थोड़ी देर के लिए तो देख सकते हैं आप। मतलब अति सर्वत्र वर्जेते, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जिस हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है,
अगर उस दरमियान हम लोग यूज करें तो बात दूसरी है, अन्यथा ये तो अभिशाप, ये ज़्यादा यूज इसका नहीं लेना चाहिए। आपने नेट भी की है, राइट? और नेट जो आपने की है ये आप सर्वोत्तम एकेडमी जिस दौर में पढ़ा करते थे, यानी 2018-19 की भर्ती थी, तो क्या आपको नेट की अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ी, या फिर जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उसके साथ साथ ही हो गई? नहीं सर के नोट्स पढ़ लेना, सारी तैयारी एक साथ हो जाएगी इसके अंदर। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, सब कुछ मैंने सर के नोट्स को कम से कम 4-4, 5-5 बार रिवाइज किया, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम। अब मेरा कोई अंतिम प्रश्न जो आप अपनी तरफ से अगर विद्यार्थियों के सामने मैं रखूं और उसका उत्तर आप दे सके, तो मेरा अंतिम प्रश्न ये होगा कि चूंकि आप ये भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जिस समुदाय से आप आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, वहाँ तो बहुत बहुत मारामारी है। तो लेकिन कई लोग लगातार अपना रण क्षेत्र छोड़ते नहीं हैं और ये मानते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ऐसे जो संघर्षशील है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए, और लगातार असफल हो रहे हैं, उनके लिए क्या खास मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी नहीं हार नहीं होती। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मैं तो अनमैरिड हूँ, लेकिन जो मेरी मैरिड बहन है उनके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो पहले ही सोच लेती हैं कि हम तो मैरिड है, तैयारी नहीं कर सकते, हमें ससुराल में टाइम नहीं मिल सकता। तो और भी दुनिया में और लेडीज भी तो लग रही है शादी के बाद में, वो कैसे लग रही हैं, तो उनको भी देख के आप कर सकते हो मेहनत। मतलब उनसे भी प्रेरणा मिल सकती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रीट एग्जाम्स के अंतर्गत मैडम सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियों के लिए देखिएगा पीछे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, SST हो, पर्यावरण हो, और एक मॉडल पेपर हम लोगों ने लॉन्च किया है। मैं चाहता हूं कि इसका अगर अध्ययन करेंगे तो वास्तव में आप 100% सफल होंगे, क्योंकि 40 नंबर की शिक्षण विधियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सुमन जी, आपको कॉलेज व्याख्याता बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि मेरा अगला इंटरव्यू भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपके साथ हो, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप हमारे सर्वोत्तम एकेडमी के स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद, राम राम।